हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास से आप बहुत ही आराम से 15 में से 3 नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मे बी ये जो वीडियो है वो आपके 2 पार्ट्स में आएगी, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से लगते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज। इन्होंने कहा है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हुए दिखाई देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द डे टाइम। किस टाइम? डे टाइम में। इसका कारण क्या है? ठीक है, इसके ऑप्शन पढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हमारा जो डे टाइम होता है, ठीक है, इस डे टाइम में क्या होता है, हमारा एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, किस चीज़ का प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, यानी कि हमारे रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा दिन के टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता हुआ दिखता है कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट की, किसकी बात करते हैं? नाइट टाइम की। अब नाइट टाइम में क्या है, सन हमारे पास है नहीं, लाइट एनर्जी हमारे पास है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो बेसिकली होता क्या है, रात को जो निकलने वाली जो मात्रा है गैस की, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी ज़्यादा रिलीज होती है। दिन में भी होती है, रात में भी होती है, लेकिन क्योंकि दिन में हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो हमारी ये जो गैस है वो इस प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है डे टाइम में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? नाइट टाइम की, तो वहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, इस वजह से रात को कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए ही आपने जो हमारे बड़े पूर्वज हैं उनको कहते हुए सुना होगा कि हमें रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं लेटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। उसका यही कारण होता है, क्योंकि उस समय में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है उसकी निकलने की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। आइए चलिए अब ऑप्शंस में क्या दे रखा है। ठीक, तो हमारे को जो ऑप्शंस में दे रखा है वो देखिएगा। हमें ऑप्शंस में दे रखा है, ग्रीन प्लांट डू नॉट रेस्पायर ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये कहते हैं कि जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो रात के टाइम में रेस्पिरेशन नहीं करते। नहीं, रेस्पिरेशन पूरा दिन करते हैं, ऐसा नहीं होता कि रेस्पिरेशन नहीं करते। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम, नहीं। फिर अगेन देखिए, उसी को घुमा के कह दिया, हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर वो दिन में भी होता है और नाइट में भी होता है। Green plant respire during the daytime but are involved in photosynthesis during the night time। देखिए, यहाँ तक तो लाइन इन्होंने कही कि ठीक है कि रेस्पायर करते हैं डे टाइम में, बट ये क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नाइट टाइम में होता है। कोई नाइट टाइम में कोई ना होता है बेटा, वो तो दिन में होता है ना, डे टाइम। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो दिन का समय होता है उसके अंदर हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि इसी को बात को इन्होंने थोड़ा सा घुमा के कह दिया। और आपका ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से भी दे सकता था कि फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा यूज़ होता है हमारे प्लांट के अंदर,
अंदर, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन निकलती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी मात्रा में नहीं निकलती, ठीक है। और रात में क्या होता है, क्योंकि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो रात के टाइम में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन इज। देखिए बेटा, आप सभी को पता है कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब फिर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है आरबीसी की मदद से, ठीक है, हमारे पूरे ब्लड सेल्स के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर आपका पहुंच जाता है ऑक्सीजन। यही होता है, हमने यही पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या होता, यदि हमारा हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जुड़ जाए तो हमारा बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, हमारी अब ऑक्सीजन की जगह पे क्या करता है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर पहुंचाता है, जो कि क्या होता है, हानिकारक। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्यों अटैच हो जाता है ऑक्सीजन की बजाय, क्योंकि बेटा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है, यानी कि आकर्षण होता है हीमोग्लोबिन की तरफ बजाय ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आती कहाँ से है, अनबर्न्ड कार्बन की वजह से। किसकी वजह से आती है, अनबर्न्ड कार्बन, यानी कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, एग्जॉस्ट होता है, जितना भी पोल्यूशन होता है, उन सभी में हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे को पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, हम अच्छे से सांस ले सके। तो उसका रीज़न यही होता है कि यदि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से जुड़ गई तो हम लोगों को सफोकेशन होने लगता है। तो इन्होंने पूछा है कौन सी गैस हमारी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ब्लड के अंदर, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समटाइम्स आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल क्रैम्प्स। कभी कभी क्या होता है, जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारे को क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं। ये किस कारण से होता है, ठीक है। तो पहली बात देखिए, फूड हमारा क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। फूड को हम और क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनिशियली ये हमारा जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होता है ग्लाइकोसिस प्रोसेस की मदद से, और क्या बनता है हमारा, पायरेट, ठीक, क्या बनता है हमारा, पायरेट। तो ये हमारा क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्या होता है, ये हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ से हमारे 3 प्रोसेसेस आते हैं, क्या आते हैं, 3 प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है। पहला क्या कहता है, एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे भी क्या आता है हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी हमारा क्या है, पायरेट हमारा क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन जब हम एनारोबिक की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो आप सभी को पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमारा क्या होता है, हमारा जो यहाँ पर क्या है, आपका क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ये किसके केस में होता है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। लेकिन जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला हमारा जब जो हमारा क्या होता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के केस में क्या होता है, हमारा जो ये पायरेट है ये किस में चेंज हो जाता है, इथेनॉल में,
या जिसे हम बोल सकते हैं अल्कोहल, इसमें चेंज हो जाता है इथेनॉल में या अल्कोहल में। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है। कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, लेकिन उस ऑक्सीजन को सप्लाई होने में टाइम लगता है। तो उस ड्यूरेशन में जिस टाइम हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है बट हमारी बॉडी में उतना ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पा रहा, तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है, यानी कि दर्द होने लगता है, मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं होती। तो उस केस में क्या बनता है हमारा, उस केस में वो चेंज हो जाता है किसमें? पायरेट हमारा लैक्टिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब एक चीज़ और क्या है समझने वाली, यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लूकोज से पायरेट तक चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है हमारा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आई जस्ट होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, उसे समझिएगा। हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड का मतलब हो गया हम ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज हमारा क्या है? एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोसिस होता है, यानी कि उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो सबसे पहले जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में चेंज होता है? पायरेट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? पायरेट में चेंज होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो हमारी किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। अब उसके बाद क्या होता है, यदि हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यदि हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारा रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोज है यानी कि हमारा जो पायरेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अगर हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें हमारे दो केस बनते हैं। एक बनता है फर्मेंटेशन का, ठीक, और एक बनता है हमारा मसल क्रैम्प वाला। जो मसल क्रैम्प वाला होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। और वो किस वजह से होता है? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ऑक्सीजन को पहुंचने में वहाँ तक टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारा जो पायरेट है वो किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। और फर्मेंटेशन के केस में हमारा जो पायरेट है वो किस में चेंज हो जाता है? इथेनॉल में या फिर अल्कोहल में। याद रखिएगा, फूड अगर हमारा ग्लूकोज है पायरेट में चेंज हो रहा है तो वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जब हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चेंज होता है तब वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? ओके, ये कहते हैं कि हमें मसल क्रैम्प्स जो आते हैं फिजिकल वर्क के बाद वो किसकी वजह से आते हैं? नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरेट, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, नॉन कन्वर्जन ऑफ पायरेट टू लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ पायरेट टू अल्कोहल। देखिए मैंने अभी बताया, अगर अल्कोहल में चेंज हो रहा है तो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, और अगर हमारा पायरेट लैक्टिक एसिड में चेंज होता है तो क्या आते हैं हमारे? मसल क्रैम्प्स। क्या आते हैं हमारे? मसल क्रैम्प्स। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो फ्रॉग और अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं, बिकॉज ऑफ विच स्किन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज। याद रखिएगा क्या होता है, फ्रॉग और अर्थवॉर्म दोनों ही अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है और स्लीमी होती है। कैसी होती है? मॉइस्ट और स्लीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर हमारा मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन एंड वाटर वेपर कंबाइंड टुगेदर इज अबाउट।
तो ये याद रखिएगा बेटा कि हमारी जो एयर होती है उसके अंदर 78% क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक, 21% ऑक्सीजन होती है। बाकी की जो गैसेस हैं सबका ऑन एंड ऑल जो हमारा कंट्रीब्यूशन मिलके बनता है वो बनता है 1%। कितना बनता है? 1%। ठीक है, इन्होंने कहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर हमारी जो बाकी की गैसेस हैं वो कितना आपका कंबाइंड एक वो बनाती हैं, परसेंटेज बनाती हैं। तो 1%। देखिए 78 प्लस 20 आपका 21 कितना हो गया? 99। तो कितना बचा? 1%। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम की। क्वेश्चन हमारा देखिए सारे टॉपिक से लगा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? एक एक्सक्रीशन होता है हमारा जब हम फूड को खाते हैं, ठीक है, वो एनएस के थ्रू हमारा एक्सक्रीशन होता है फीकस के रूप में। वो जो एक्सक्रीशन है वो फूड का एक्सक्रीशन है, जो फूड का बाय प्रोडक्ट बना उसका एक्सक्रीशन है। लेकिन जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम उस फूड के एक्सक्रीशन की बात नहीं करते। हम किसकी बात करते हैं? देखिए हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस है, ठीक, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत सारे आपके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, राइट। बहुत सारे यूजफुल भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे, बहुत सारे आपके बाय प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे। अब जो हमारे जो बाय प्रोडक्ट है इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है, करेक्ट। तो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारा जो सिस्टम रोल में आता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है वो आपका कहाँ पे आता है? किडनीज में आता है। कहाँ आता है? किडनीज के अंदर आता है। किडनीज के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं उस ब्लड को, उसमें से हमारे क्या करते हैं जो यूजलेस सब्सटेंस होते हैं उसे यूरिन के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इसके जो बाय प्रोडक्ट होता है वो किसकी फॉर्म में निकलता है? हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में निकलता है। सही है। तो क्या होता है जब हमारा यहाँ पे आएगा ब्लड, तो यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जब हमारा फिल्ट्रेशन का काम, जब यहाँ से वो क्या करेगा, यूरिन को सेपरेट कर देगा उससे, तो ये यूजफुल प्रोडक्ट तो वापस चला जाएगा बॉडी में। और जो हमारा यूरिन है वो यूरेटर की मदद से आपका यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा फिल हो जाता है तो हमारा यूरिन यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से निकल जाता है। यहाँ तक समझ में आया? एक्सक्रीटरी सिस्टम किस लिए होता है? ताकि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो भी हमारे यूजलेस प्रोडक्ट हैं या बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा रोल में आता है। अब ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? किडनी में। कहाँ पे होता है हमारा? किडनी में। एक्सक्रीशन कहाँ होता है? किडनी में। तो चलिए देखते हैं आपके क्या चीज आपके यहाँ पर है। इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? इन्होंने कहा है हमें स्टेटमेंट्स बताने हैं। ओके, हमारे को सीक्वेंसिंग बतानी है बेसिकली, कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, लाइक दैट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या होता है? ब्लड जिसमें यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों होंगे वो किडनी में जाता है, किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। मैंने भी यही बताया, सबसे पहले क्या करता है ब्लड? यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसे वापस ब्लड की मदद से वापस भेज दिया जाता है। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? जो वेस्ट होता है वो वाटर में डिजोल्व होकर आपका यूरिन की फॉर्म में किडनी से बाहर आता है। ठीक है, आपके जो वेस्ट होता है वो वाटर में डिजोल्व होकर आपके यूरिन की फॉर्म में किडनी से बाहर आता है। उसके बाद क्या होता है? जो यूरेटर यानी कि जो पतली सी पाइप थी, ठीक है, जो यूरेटर होता है वो उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो कुछ इस तरीके से था यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है। ठीक है,
यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद क्या होता है, जो यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है वो यूरिनरी ओपनिंग जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं वहां से निकल जाता है। तो आपकी जो सही सीक्वेंस होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 2। चलिए ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग्स में सबसे मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसे याद रखिएगा बेटा। आपका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यूरिया। ठीक है, किसमें याद रखिएगा 95% हमारा क्या होता है वाटर, 2.5% हमारा यूरिया और 2.5% हमारे अदर मटेरियल होते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे को पूछ लिया जाता है बर्ड्स रैप्टाइल से टेरेस्ट्राइल, जो हमारे टेरेस्ट्रियल एंथ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, बर्ड्स और रैप्टाइल्स के नाम से आ सकता है। तो याद रखिएगा बर्ड्स और जो हमारे रैप्टाइल्स होते हैं उनका आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है यूरिक एसिड। क्या होता है यूरिक एसिड। ह्यूमन बींग्स का क्या है यूरिया, बर्ड्स और रैप्टाइल का क्या है यूरिक एसिड। और यदि पूछ लिया जाए फ्रॉग या कोई भी एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। क्या होता है अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखिए जो हमने भी पढ़ा था एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसी की इन्होंने सीक्वेंसिंग पूछ रखी है। तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं, आपको पता है सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है हमारा किडनी में आता है। ठीक, उसके बाद वो क्या करता है किडनी से आने के बाद वो हमारा यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा की हेल्प से वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। एक बार आप ये देख लीजिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, inhaled air does not contain carbon dioxide, exhaled air does not contain oxygen। देखिए ये बहुत सिंपल है लेकिन आपका समझने वाली बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम चाहे एयर को इनहेल कर रहे हैं चाहे हम उसे एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि चाहे हम जो एयर है हमारी कंज्यूम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, चाहे हम अब श्वास को निकाल रहे हैं, दोनों ही केस में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं देते भी हैं, ऑक्सीजन हम लेते भी हैं और देते भी हैं, बस उनका जो परसेंटेज होता है वो कंपैरेटिवली कम और ज़्यादा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements are true about veins in human circulatory system? देखिए यहाँ पे human circulatory system से आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हमारे को बताना है इनमें से कौन सी कही गई बात सही है। इन्होंने कहा है all veins carry carbon dioxide rich blood, veins have thin wall, veins carry blood from different organs to heart। तो बेटा यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा, एक आर्टरीज और दूसरा वेन्स। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपकी बॉडी, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज वो ब्लड वेसल होती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से निकाल के हमारी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। क्या करती हैं आर्टरीज, हमारी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को, कैसी ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपकी हार्ट से ले जाकर बॉडी पार्ट को देती हैं। और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी बॉडी से लेके आती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे ओल कह दिया। देखिए बेटा ओल नहीं होती, पल्मोनरी वेन इज अ एक्सेप्शन। ठीक है, ये बात ठीक है कि वेन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी वेन है ये हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 कट जाता है। वेन्स हैव थिन वॉल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका काम ले जाने का है तो इसको थिन वॉल से काम इसका चल जाता है। वेन कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट,
वेन क्या करती है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से आपके ब्लड को लाकर हार्ट को देती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, दिस इज योर हार्ट। ठीक है, दिस इज योर हार्ट। इस हार्ट के अंदर हमारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, यहाँ पे देखते हैं आपका जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एट्रिया में आता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, और फिर इस वेंट्रिकल से पंप होकर ये हमारा कहाँ चला जाता है, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स, ये यहाँ पे लंग्स में चला जाता है। ठीक, अब देखिए एक साइकिल हमारी यहाँ पे हुई, अब क्या हुआ, लंग्स में जाके हमारा क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो रिमूव हो जाएगा, और हमारा जो ब्लड है उसमें क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि अब ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको अलग कलर से दिखा देती हूँ। अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, लंग्स से हमारे एट्रिया में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स से ये हमारे पूरी बॉडी पार्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन से भरा हुआ, और ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये क्या करते हैं, वेन्स आपके डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को लेके आते हैं, कहाँ पे, दिस इज योर हार्ट। ठीक है, दिस इज योर हार्ट, हार्ट में लेके आते हैं, फिर हार्ट लंग्स के पास भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेशन होने के बाद वापस वो ब्लड फिर हार्ट में आता है, ताकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। जो आपका हार्ट से लंग्स जा रहा है तो वो वेन्स का काम होता है, और जब हम लंग्स से हार्ट लेके आ रहे हैं तो वो आर्टरीज का काम होता है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू, गिल्स का क्या काम होता है फिश के अंदर, तो याद रखिएगा जो गिल्स का काम क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर के अंदर उसे आपका यूज करना। याद रखिएगा बच्चा, एक चीज आपका क्वेश्चन आया है अभी करंटली के अंदर कि हमारी जो फिश होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती हैं। ठीक है, वो किस वजह से लेती हैं, तो उसका कारण ये होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, वो कम होती है। क्या होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, जिसके कारण से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो फिश होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती है, सो दैट वो जो अपनी ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो ऑल नहीं होता बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन नहीं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑप्शन तो कट गया। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, अगेन देखिए ऑल होने की वजह से क्या है कि ये कहते हैं जितने भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को हार्ट से अदर पार्ट लेके जाती हैं, बात सही है। आर्टरीज क्या है, थिक वॉल होती हैं आर्टरीज की, ये भी बात सही है, और आर्टरीज की इलास्टिक वॉल होती है, ये भी बात सही है। हमारी जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि ऑल नहीं होता, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन डाई रिच ब्लड होता है, ना कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्स, शार्क, डॉल्फिन एंड फिश आर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ये सभी क्या है, हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम करेक्टली, इनमें से कौन सी बात हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ऑल ऑफ दैम ब्रीथ थ्रू गिल्स, देखिए सभी के सभी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करें ये ज़रूरी नहीं होता। Whales and fish breathe through gills, okay? Shark and dolphins breathe through gills. देखिए इसमें जो सही बात है वो क्या है, हमारी जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं बेटा, याद रखिएगा वो लंग्स से ब्रीथ करती हैं। वेल्स
और डॉल्फिन हमारी किससे ब्रीथ करती हैं? लंग्स। और हमारी जो फिश होती है प्लस शार्क होते हैं वो किससे करते हैं? गिल्स। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, फ्रॉग हमारी आपका स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है प्लस लंग्स, वो दोनों का यूज कर सकता है, इसलिए वो पानी में भी रहता है और वो बाहर भी रहता है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे लंग्स दिखाई दे जाएंगे डॉल्फिन के और शार्क के। दिस इज डॉल्फिन एंड दिस इज शार्क। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगेन ये आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कितनी मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, सिक्वेंसिंग पूछ ली, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स? प्लांट के रेस्पिरेशन को देखते हुए कौन सी बात सही है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डे ओनली। देखिए मैंने अभी बताया था प्लांट्स के अंदर बेटा रेस्पिरेशन दिन में और नाइट में दोनों में होती है, बस द डिफरेंस इज कि हमारी जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है दिन में, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और नाइट में ज़्यादा होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे ओनली, रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट, रेस्पिरेशन टेक प्लेस, ये मैंने भी बताया रेस्पिरेशन हमारी क्या होती है? डे और नाइट दोनों में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे को बताना है ब्लड सेल्स बताने हैं और इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कौन सा ब्लड सेल है जिसके अंदर आयरन का पिगमेंट होता है। तो ये तो हर बच्चे को पता है, आयरन का पिगमेंट किस में होता है? आरबीसी में। यानी कि आपका या तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या ऑप्शन नंबर 3। मल्टीप्लाई रैपिडली व्हेन फॉरेन बॉडीज एंटर। ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो कि जब हमारी कोई बाहर से बॉडी आती है तो जल्दी क्या करता है? आपकी बॉडी में एंटर करता है। और फिर सी में पूछा गया है कि हमारे ब्लड लॉस में कौन हमारी मदद करता है। तो ये तो बेटा आप बता सकते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे किस में मदद करते हैं? ब्लड लॉस में। और जो बहुत जल्दी से हम रैपिडली एंटर आपका मल्टीप्लाई करते हैं वो होते हैं डब्ल्यूसी। ब्लड लॉस में कैसे हेल्प करते हैं? आपने देखा होगा कि हमारे को जब भी चोट लगती है तो हमारा खून बहने लगता है, लेकिन एक कुछ टाइम के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स घूमती रहती हैं और कहीं पे भी कोई लीकेज होता है तो उसको वो आपका ठीक कर देती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर से देखिए क्वेश्चन वही आ गया, समटाइम्स वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर एक्सरसाइज, इट इज बिकॉज। हमें एक्सरसाइज करने के बाद मसल क्रैम्प्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? अभी मैंने बताया था किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है? आपका लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले तो एरोबिक आपको पता होना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो मसल क्रैम्प्स आते हैं वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस एंड अल्कोहल। अल्कोहल हमारा किसके केस में बनता है? फर्मेंटेशन के केस में। इसके केस में बनता है फर्मेंटेशन के केस में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, द करेक्टली डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज इन द ह्यूमन हार्ट इज। अभी देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन बताया, सब कुछ बताया। अब देखते हैं कि आप सॉल्व करते हैं पाते हैं नहीं। आर्टरीज हैव थिन वॉल with the valve inside, blood flow under low pressure कैली। देखिए बेटा आर्टरीज जो होती हैं थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, आर्टरीज क्या होती हैं? थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वो किस वजह से होती हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड आता है वो एकदम से बहुत तेजी से आता है, बहुत तेज प्रेशर की वजह से आता है, इसलिए उसकी जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक आपकी कैसे रखी जाती हैं? थिक रखी जाती हैं। विदाउट वॉल्व इनसाइड, यहाँ पे आपको वॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ब्लड मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये बात सही है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या होता है? आर्टरीज क्या करती हैं? आपके हार्ट से आपके वेरियस पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वहाँ तक लेके जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the correct answer to explain the mechanism of inhalation during breathing in human being। ठीक है, इनहेलेशन के बारे में बताना है। ठीक है, अब एक चीज बची, एक चीज याद रखिएगा, रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीथिंग। ठीक है, ये होते लगभग सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से हमारा क्या होता है, आपके जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से आपका फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी आपकी जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा यूज की जाती है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग क्या होती है, इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि एयर को लेना और एयर को छोड़ना। ठीक है, इससे आपकी एक क्या बनती है, वन ब्रीथ, यानी कि एक सांस। एक सांस कैसे बनती है, आपने एक बार इनहेल किया और एक बार एक्सहेल किया, यानी कि एक बार एयर को लिया और एक बार आपने एयर को छोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इनहेलेशन के केस में क्या कर रहे हैं हम एयर को ले रहे हैं, यानी कि अंदर। जब हम कोई चीज़ अंदर लेंगे तो सीधी सी बात है उसको स्पेस बड़ा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बैलून के अंदर हवा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसके जो सारे कॉर्नर्स होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, बैलून फूल जाता है जब आप उसके अंदर एयर देते हैं। उसी तरीके से जब हम बॉडी के अंदर एयर लेते हैं तो हमारे जो रिब्स होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, वो फैल जाते हैं। और जो हमारा डायग्राम देखिए, ये जब हम एयर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ फैल जाएगा, और जो हमारा डायग्राम है जो कि ये हमारा बेस का काम करता है, ये हमारा नीचे आ जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी कि श्वास छोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये स्क्वीज हो जाता है, यानी कि ये अब हमारी अंदर की तरफ जाते हैं सारी चीजें, और डायफ्राम भी, सो दैट एयर हमारी बाहर जा सके। तो देखते हैं अब इन्होंने क्या कह रखा है ऑप्शन में। इन्होंने पूछा है इनहेलेशन, यानी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ इनहेल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको उसके लिए स्पेस क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और स्पेस आपका ज़्यादा कब होगा, जब आपके जो रिब्स हैं वो तो बाहर की तरफ जाएंगे और डायफ्राम आपका नीचे की तरफ जाएगा, तभी तो ज़्यादा स्पेस होगा। तो देखते हैं सही ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। एयर मूव्स इन, एयर अंदर आएगी, रिब्स मूव आउट, रिब्स हमारे बाहर जाएंगे, और जो डायफ्राम है वो नीचे की साइड आएगा। उससे क्या होगा, आपका एक स्पेस बन जाएगा एयर के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर